Good evening, everyone. So let's see how many participants we have. Check, yeah. There are almost 35 plus participants. का वीडियो ऑफ है। हाँ, मेरा वीडियो ऑफ ही रहेगा। क्यों, तुम्हें मेरा वीडियो देखना है क्या? स्क्रीन शेयर करूंगा ना, मैं स्क्रीन दिखाऊंगा तुम्हें। वेट, ये लो। ऑल राइट। ठीक है. So I guess everyone is aware about today's agenda. What we are going to be doing. हम लोगों ने लास्ट क्लास में HA3 का डिस्कशन कर लिया था वॉल्यूमेट्रिक से, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस चैप्टर का. टुडे वी विल डिस्कस HA4 एंड उसके बाद वी विल I'll talk about आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना रहेगा. ठीक है. सो लेट मी क्विकली स्टार्ट विद HA4. अच्छा, इनफैक्ट इसके पहले जो चीज़ें हुई हमने करी हुई है, उसमें किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? चाहिए? No, sir. ऑल राइट. मैं ये सारे डाउट्स का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आप लोगों को. यार मेरे को बस एक बार वो फिगर आउट करना है कैसे इनको शेयर करने हैं. मैं आई विल सून जस्ट अपलोड देम ऑनलाइन एंड शेयर दोज यूट्यूब लिंक्स विद यू. ठीक है, मेरा क्लाउड का स्टोरेज वगैरह तो फुल है. आई विल शेयर दीज रिकॉर्डिंग्स. ऑल राइट, देन HA4 स्टार्ट करते हैं. नाउ similar to the situation that was there in batch 3 as well, वैसी ही सिचुएशन यहाँ पर भी है. तो लेट मी क्विकली टेक दैट राइट अवे. क्योंकि डाउट्स आपने पूरे 1 से लेकर 13-14 तक भर दिए हैं इन द गूगल स्प्रेडशीट. क्वेश्चन नंबर 14 थैंकफुली किसी ने पूछा नहीं है बैच 2 में एटलीस्ट. Question number 13, question number 10, 9 and 7. They are so easy, so basic that if you are not able to get them, then you need to watch lecture 1 and lecture 2 again. Get your basics right ताकि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चीज़ें समझ पाओ. सी ये इंटायर पर्पस, इंटायर वीक की मेहनत डिफीट हो जाएगी अगर आप इतना बेसिक्स भी नहीं याद रख पा रहे हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. फिर मैं इक्विवेलेंट्स बोलूँगा, इक्विवेलेंट वेट बोलूँगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि किसके बारे में बात चल रही है, बिकॉज दिस इज एज सिंपल एज दैट. तो एटलीस्ट ये क्वेश्चंस आई एम एक्सपेक्टिंग आप लोगों से दैट आप खुद से करोगे. ठीक है, जो इजी क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं. ठीक है. Then medium and difficult questions are something that are discussed in batch 3 and that is the same thing that I'm going to do here. I'm going to discuss those questions here itself. And बीच में अगर कुछ डाउट रहेगा तो डेफिनेटली पूछना. We'll go in the order that I did in the last class. पहले मैं मीडियम डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर उसके बाद हाई डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस भी एक एक करके ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है. Is everyone comfortable with this? किसी को कुछ Yes, कहना है इसके अलावा? Yes, sir. हाँ बोलो. बोलो बोलो, वॉइस बीच में ब्रेक हो गई थी. you said yes, sir. अच्छा, ठीक है.
All right, so let's start with the 12th question itself. Now 12th question as such ठीक है, difficult question मतलब tricky question मान सकते हो, but it is kind of a repeat of HA2. ठीक है, HA2 आप लोगों ने practice नहीं करा है, that is why maybe it is something that is coming across as a little tricky to you, but HA2 में question number 20 आप देखोगे तो ये सेम ही चीज है. ठीक है, अब इसमें किस तरीके से प्रोसीड करना है वो यहाँ पर ऑब्जर्व करना. हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड को मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया एंड उसके लिए एक रिएक्शन लिख दिया है, एंड वो रिएक्शन का एक अजम्पशन ये है कि मेटल का वैलेंसी चेंज नहीं हो रहा है. तो मेटल का वैलेंसी एक्स हमने अज्यूम किया हुआ है जो कि चेंज नहीं हो रहा है इस रिएक्शन में. सो द मेटल इज गोइंग फ्रॉम मेटल ऑक्साइड टू मेटल क्लोराइड. मेटल का वैलेंसी चेंज नहीं हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है वो ऑक्सीजन और क्लोरीन का दिख रहा है होते हुए. अब अगर मैं आपसे एन फैक्टर के बारे में बात करूंगा तो आप नोटिस करना यहाँ पर ये M2OX का एन फैक्टर कितना हो जाएगा. ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है, एज यू कैन सी -2 से 0 जा रहा है. यहाँ पर दो एटम्स सॉरी एक्स एटम्स है ऑक्सीजन के, तो एन फैक्टर 2x आ गया, राइट. देन अगर मैं MClX के एन फैक्टर के बारे में बात करूंगा तो MClX का एन फैक्टर कैसा होगा. क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग फ्रॉम 0 to -1 and as a result the change that is happening is 1 for x atoms, so इसका एन फैक्टर x हो गया. अब इनका मास दिया हुआ है 3 ग्राम 5 ग्राम और इनके बीच का रिलेशनशिप हम इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, that equivalence of M2OX is equal to equivalence of MClX, राइट. तो इससे अब आप मोल्स इनटू एन फैक्टर एंड मोल्स इनटू एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो. राइट, मोल्स क्या हो जाएंगे, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट. हाँ बोलो. मेटल की वैलेंसी चेंज नहीं हो रही है, ये एक assumption है ना. हाँ, ये एक अजम्पशन लिया गया है. क्वेश्चन में ये बता देना चाहिए था, बिकॉज अदरवाइज देन वी वुड हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ डेटा, तब फिर मेरे पास डेटा इनसफिशिएंट हो जाता. Okay. सर आपने मोल्स कैसे निकाला? मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास. देखो ना, ये कंपाउंड है M2OX, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा 2m + 16x, और MClX का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा m + 35.5x, राइट. हाँ ओके सर. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 11th, ये भी थोड़ा सा. सर आप थोड़ा पीछे कर सकते हो थोड़ी देर के लिए बस. मैं भेज दूंगा ये वैसे भी फाइल. हाँ ओके. ऑलराइट, सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व करो. 11th क्वेश्चन के अंदर द थिंग इज कि एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रहा है. अब आपको बता देते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है तो आपके लिए बेटर रहता, बिकॉज इसमें सिंपली कैसा हो रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज रिएक्टिंग विद Pb2+ टू फॉर्म दिस प्रेसिपिटेट. अब इसमें क्या है, कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज नहीं हो रहे हैं. तो यहाँ पर सिंपली जो एन फैक्टर लेना है सॉल्ट का, वो आपका नेट कटायनिक या फिर नेट अनायनिक चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करना है. तो यहाँ पर अगर हम इसके बारे में बात करेंगे K2Cr2O7 के बारे में, तो उसका नेट चार्ज 2 ही है. दैट इज व्हाट वी हैव यूज्ड हियर. नॉर्मलिटी इज मोलारिटी इनटू एन फैक्टर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मतलब आई वुड से दैट इट इज नॉट समथिंग, थोड़ा बेटर वर्ड कर देते
तो अच्छा रहता, मतलब हमारा, क्योंकि इंट्यूशन यही रहता है ना दैट वी काइंड ऑफ just start with the redox reaction K2Cr2O7 देखा और उसका n factor 6 लिखा और डिस्कशन करना शुरू कर देता है। ठीक है, so then basis that let's move on to the next question itself, question number 8। ये भी मीडियम डिफिकल्टी वाला ही है। इसमें आपको पूछा जा रहा है दैट इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मतलब एन फैक्टर निकालना है। अब नोटिस करना दैट इस कंपाउंड का एन फैक्टर कैन बी आइदर 3, 4 और 3, 1 और 4। किस तरीके से समझने की कोशिश करना, अगर इस कंपाउंड को मैं ऑब्जर्व करूंगा कि एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 3, बिकॉज ये 1 और ये 2, 3 हाइड्रोजन दे सकता है। अगर इसी कंपाउंड को मैं बोलूंगा कि बेस की तरह ऑब्जर्व करना है तो इसका एन फैक्टर 1 होगा, क्योंकि ये K की जगह एक H ले सकता है। ठीक है, तो ये दोनों तो क्या हो गए, दीज टू आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये कैसे एक्ट कर रहा है। वेरएज रिडॉक्स रिएक्शन में ये कैसा है, ये कंपाउंड एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो उस केस में एज यू विल नोटिस, जस्ट अ सेकंड लेट मी राइट अच्छे से, न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम करता है तो ये खुद CO2 में चला जाता है, कार्बन +3 से +4 जाता है, एंड कार्बन के यहाँ पे कितने 4 एटम है, तो इसका एन फैक्टर आप 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एज सच जो ये 8th क्वेश्चन है इसका आंसर A एंड C होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन बोला है ना इसमें। अगर इन जनरल पूछा होता तो फिर हम रेडॉक्स वाला भी इंक्लूड करते, बट न्यूट्रलाइजेशन में A और C दोनों आंसर हो सकता है। रेडॉक्स में D ऑप्शन भी आंसर बन सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके बेसिस पर देन आई हैड आस्क्ड स्टूडेंट्स टू सॉल्व गेट इक्विप्ड का क्वेश्चन नंबर 6। ये आप लोग ट्राई करो। अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है सबको, सो देन स्टार्ट विद गेट इक्विप्ड का क्वेश्चन नंबर 6। इसी अगले सेक्शन में है।
सर दोनों के अलग रिएक्शंस होंगे ना? सॉरी, थोड़ा क्लियर हो रहा हूँ। सर दोनों के रिएक्शंस अलग रहेंगे ना? हाँ मतलब एक केस में एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है और एक केस में रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। और इस केस में रिडॉक्स आ रहा है, हाँ भाई। हम्म। सर इन दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, मेरा आंसर अलग आ रहा है। नॉट रियली, आंसर तो रॉन्ग आ रहा है मैच मेरा आंसर। करेगा। जो पीछे दिया हुआ है उससे आंसर मैच करता है। चले डिस्कस कैसे करना So है। wait a second. So wait a second. सर हो गया सर। ठीक है, हम लोग नित्या के लिए वेट करेंगे। हो गया सर। राइट, सो जिसको नहीं समझ में आया एक बार ऑब्जर्व करो यहाँ पर। पहले केस में NaHC2O4 एंड NaOH का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो उस केस में एन फैक्टर्स अगर मैं देखूंगा तो एज एसिड इसका एन फैक्टर 1 रहेगा और एज बेस इसका एन फैक्टर NaOH का एन फैक्टर 1 रहेगा। अब उससे सिंपल इक्वेशन बन जाएगी इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट करने की। N1C1M1 सॉरी N1M1V1 इज इक्वल टू N2M2V2। फिर अब यही कॉन्सेंट्रेशन का यही 10 ml का सोल्यूशन KMnO4 के साथ रिडॉक्स रिएक्शन शो करेगा। एंड उस केस में इनका एन फैक्टर, क्योंकि कार्बन +3 से +4 जाएगा, उस केस में यहाँ पर दो आइटम जाएंगे, इनका एन फैक्टर 2 आएगा और मैंगनीज यहाँ पे +7 से +2 जाएगा तो एन फैक्टर यहाँ पे 5 आएगा। वापस से आप इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दो एंड सेम N1M1V1 इक्वल टू N2M2V2 करना है और उसको डिवाइड कर दो ताकि C कट जाए। तो यू विल गेट द concentration of KMnO4 solution। ठीक है। अच्छा, गेट इक्विप्ड का क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो अभी। इसी के जैसी ही क्वेश्चन है वो। गेट इक्विप्ड का क्वेश्चन नंबर 1। just quickly develop that understanding and solve for it।
आंसर आया आंसर? हाँ यस सर। सर ऑलराइट, सो इसमें भी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैंने क्विकली यहाँ पर दिखाया है एक बार में ही खटाक से करके, लाइक जस्ट वन लाइन लेफ्ट हैंड साइड पर दीज आर इक्विवेलेंट्स ऑफ के HC2O4 एंड इस केस में एन फैक्टर 2 रहेगा क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, और KMnO4 का एन फैक्टर 5 रहेगा, रेस्ट आर मोल्स। एसिड बेस के केस के अंदर इसका एन फैक्टर 1 रहेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर 2 रहेगा। You just quickly divide the two equations to get the relationship between x and y. ठीक है, now fifth question पे आ जाओ, HA4 का। fifth question was something step by step reaction हो रहा है and H2O2 को हीट करते हैं तो उससे पहले H2O निकलता है प्लस O2 गैस निकलता है, and then O2 gas is reacting with calcium to give you calcium oxide, and then calcium oxide is reacting with H2SO4 to form to undergo this neutralization reaction forming salt and water. अब आपको बोला है, मतलब बेसिकली H2O2 का डेटा दे दिया है एंड आपसे H2SO4 के बारे में पूछा है, तो मूल कंसेप्ट से कर सकते हो, इक्विवेलेंस कंसेप्ट से भी कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके से डिस्क्राइब करके बताया था। मूल कंसेप्ट से करोगे तो क्या लगेगा, बैलेंस्ड इक्वेशंस, तो आप बस यहाँ पे कोफिशिएंट 1/2 1/2 जो भी बैलेंसिंग के लग रहा है वो कोफिशिएंट डाल दो और उसके बाद सॉल्व करना शुरू करो। इसके अगर x मोल्स हैं तो इसके x/2 मोल्स बनेंगे, फिर वो x/2 से इसके x मोल्स बनेंगे और फिर इसके x मोल्स H2SO4 के x मोल्स कंज्यूम करेंगे। समझ में आ रहा है? तो फिर H2O2 और H2SO4 के मोल्स इक्वल होने चाहिए, उस चीज को लिख के यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मूल कंसेप्ट से ज्यादा आसानी से ज्यादा क्विकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज को इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, इसमें बैलेंसिंग एंड ऑल के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है खास, आपको बेसिकली H2O2 के इक्विवेलेंट्स और H2SO4 के इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर देना है। ठीक है, एंड इस केस में आप नोटिस करोगे कि पहले रिएक्शन में इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2 एंड दूसरे केस में इक्विवेलेंट ऑफ O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड तीसरे केस में इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। तो आप बस H2O2 के और H2SO4 के इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सर मतलब अगर बैलेंसिंग डिफिकल्ट है तभी हम लोग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट लगाए, तो मोल कॉन्सेप्ट ज्यादा इजी पड़ेगा। हाँ मतलब कर सकते हो, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, बट जैसे मैंने बताया आप वैसे भी कर सकते हो। अच्छा संजय कहाँ है? आज संजय बैठा है ना? संजय यस सर। ये सही है क्या जो मैंने करा? या हाँ या नित्या तुम बताओ सही है क्या ये? दो मिनट सर, 2 मिनट। So no, it's not correct. It's not correct. It's not correct. क्यों? Because in the first one, in fact, yeah, Ca plus O2 में n factor is like 2 into 4, but then in the H2O2 वाला it's 1 into 2. N factor राइट, right. सो यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है, they are not same because n factor is different. n factor of O2 यहाँ पर देखना, यहाँ पर 2 है, whereas यहाँ पर n factor, सॉरी ये 2 into 2 नहीं है, 2 into
2 है, मतलब 4 है। ये समझ में आया? हमको क्या Yes, करना sir. पड़ेगा, यहाँ पर अब मिलीमोल्स का यूज करना पड़ेगा, मिलीमोल्स इक्वेट करने पड़ेंगे O2 के, ठीक है। तो वो एक कैच का आपको ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट में ये मिस्टेक हो जाती है। इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट तभी करते जाना है जब n फैक्टर कॉमन स्पीशीज का सेम हो, ठीक है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आसान ही है, मतलब ठीक है, डिफिकल्ट मीडियम डिफिकल्ट कैटेगरी में डाल दिया मैंने, क्योंकि एक बार में थोड़ा सा लंबा लगेगा, बट आप इसको वापस से मोल कंसेप्ट या इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। अब मैं मान लेता हूँ कि A मोल्स है KOH के एंड B मोल्स है कैल्शियम आपने हाइड्रोक्साइड क्या के। बोला? सो इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। यहाँ पे देखो मोल्स इनटू n फैक्टर, KOH का n फैक्टर 1 होगा एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर कितना है 2। सो मोल्स इनटू n फैक्टर दोनों बेस के मैंने ऐड कर लिया एंड दैट इज इक्वल टू द इक्विवेलेंस ऑफ द एसिड। ये पहला इक्वेशन हो गया। एंड दूसरा डेटा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ना आपको कि 4.2 ग्राम मास दिया हुआ है, तो जस्ट मल्टीप्लाई द मोल्स बाय देयर रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट्स एंड यू गेट द सेकंड इक्वेशन। तो A एंड B दो अननोन है, दो इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब पूछा लेकिन आपसे मास कॉम्पोजिशन है, तो डेफिनेटली मोल्स को मास में कन्वर्ट करके मास कॉम्पोजिशन बताना, मोल कॉम्पोजिशन मत बता देना, ठीक है। I could have very well done this question not using A and B as moles but as x grams of KOH and 4.2 minus x grams of calcium hydroxide। मैं वैसे भी कर सकता था, बट उसमें क्या होता है, बस डिनोमिनेटर में थोड़े बहुत नंबर्स आते हैं, तो मुझे क्या फ्रैक्शंस में कैलकुलेशन करना पसंद नहीं है। That's why I decided to work with moles. You can very well choose to start with the mass, given masses as x and then write down the equations. चलेगा, समझ में आया? फोर्थ वाला आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक ठीक। अच्छा, तो ये आपके काइंड ऑफ मीडियम डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस थे इन द होमवर्क दैट आई हैड गिवन यू। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो उसमें पहला मैंने 6th क्वेश्चन पिक करा है, ठीक है। दिस 6th क्वेश्चन इज लाइक काइंड ऑफ बेस्ड ऑन you know that double titration का lecture which is there in this chapter। मतलब काफी लंबा डिस्कशन हुआ है उसका वीडियो लेक्चर्स में। मैं काइंड ऑफ एक बार इस क्वेश्चन के थ्रू क्विक समरी देने की कोशिश करता हूँ। नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, तो स्टार्टिंग वाला पार्ट इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी सीन इन आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर। दिस इज समथिंग वी इन फैक्ट डिड अ डिटेल्ड एग्जांपल ऑन, पूरा ग्राफ बना के कि पीएच कैसे वेरी होगा, ठीक है। सो काइंड ऑफ उसी का एक रिकैप है, क्विकली ध्यान से समझने की कोशिश करना। H2CO3 का K1 और K2 का डेटा इस केस में एसेंशियल है, बिकॉज इसी डेटा के बेसिस पर फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज एक्ट एज सूटेबल इंडिकेटर्स फॉर टाइट्रेशन। कैसे आप ऑब्जर्व करना। So we were trying to understand Na2CO3 का titration with HCl. Now, as I had told you before, that in this case step by step reaction होगा। पहला reaction will be Na2CO3 reacting with HCl to form NaHCO3. That will be the first reaction. Then the second reaction will happen in which NaHCO3 will react with or will react further with HCl to give you H2CO3. अब इन दोनों रिएक्शन में, मतलब पहला रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, दूसरा रिएक्शन जब कंप्लीट होगा तो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। तो आप लोगों को अब ये ऑब्जर्व करना है दैट हाउ इंडिकेटर्स आर वर्किंग इन दिस केस। तो उसके लिए दिस पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ HCl का ग्राफ नोटिस करना। स्टार्ट करेंगे जब हमने 0 HCl डाला है, ठीक है। HCl इज 0, तब क्या है, सिर्फ Na2CO3 का सोल्यूशन है।
एंड Na2CO3 का सोल्यूशन क्या होता है? इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट सोल्यूशन। उसका फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर कुछ 12 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन वगैरह की वैल्यू लगेंगी बस इसमें, बट रफली इसके अराउंड आपका ये वैल्यू आएगा। अब उसके बाद जैसे जैसे आप HCl डालते जाओगे pH कम होता हुआ शुरू होगा। ठीक है, pH कम होना शुरू होगा। स्टार्टिंग में ये स्लोप कम क्यों रहेगा? कैन एनीवन एक्सप्लेन? The buffer solution. Yeah, it'll be a buffer. राइट, यहाँ पे बफर सोल्यूशन बनेगा। किन Buffer. स्पीशीज का बफर बनेगा? Na2CO3 and NaHCO3. परफेक्ट, ये देखो यहाँ पर Na2CO3 का एंड NaHCO3 का, इन दोनों का बफर बनेगा। तो इसके लिए यहाँ पे स्लोप ग्रेजुअल रहेगा एंड फिर देयर विल बी अ शार्प चेंज जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। अच्छा, इक्विवेलेंस पॉइंट पर ये पहला रिएक्शन पूरा हो जाएगा। पहला रिएक्शन पूरा होने पर क्या बचेगा? सिर्फ NaHCO3। ठीक है, अब इसका pH क्या हो जाएगा NaHCO3 के सोल्यूशन का? Sir, 9. Sir, half pKa1 plus pKa2. हाँ, बिकॉज ये आप ही को खुद को आइडेंटिफाई करना होता है। ये एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है NaHCO3। इसको फर्स्ट लुक में तो दिखता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट है, बट उसके बाद ये आइडेंटिफाई करना कि ये एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है, ये काम आपका ही है। मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज समथिंग अप टू यू। ठीक है, नाउ हम इसमें ऑब्जर्व करना दैट NaHCO3 इसका जब pH कैलकुलेट करते हैं तो ये pH 9 आता है। ठीक है, ये pH 9 आ जाता है। तो pH 9 आने की वजह से अब यहाँ पर जो कलर चेंज ऑब्जर्व होगा वो फिनोल्फ्थालीन हमें कैप्चर करके बता देगा। ये फिनोल्फ्थालीन का रेंज 8 to 10 होता है। ठीक है, अब इसके बाद में आप और HCl डालोगे तो pH फर्दर रिड्यूस होगा। देन वापस से ग्रेजुअल चेंज आएगा pH का, बिकॉज बफर बनेगा वापस से NaHCO3 और H2CO3 का। एंड देन देयर विल बी अ शार्प चेंज अराउंड द इक्विवेलेंस पॉइंट। एंड इस इक्विवेलेंस पॉइंट पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन तो सिर्फ H2CO3 बचेगा। दैट विल बी जस्ट अ वीक एसिड सोल्यूशन। ये वीक एसिड सोल्यूशन हो गया जिसका H प्लस रूट K1C से आप निकालोगे तो अराउंड 4 के आसपास आएगा। And this equivalence point is captured well by methyl orange as an indicator. इसका रेंज को 3 से 4 के बीच में वेरी करता है। सो ये याद आया आपको? आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था अपन लोगों ने। ठीक है, अब इसी पूरे डिस्कशन को एन फैक्टर और इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ व्यू के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर ये टाइट्रेशन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ये टाइट्रेशन Na2CO3 और HCl का टाइट्रेशन करा रहा हूँ और फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर है, तो सिर्फ पहला रिएक्शन होने के बाद ही कलर चेंज दिख जाएगा और मैं टाइट्रेशन रोक दूंगा। तो उस केस में Na2CO3 का एन फैक्टर कितना लूंगा मैं? N factor of a base is the number of H plus that it has taken. So 1. So 1. Right? एक H plus accept करा है इसने। अब अगर मान लो मैं मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ इस टाइट्रेशन में, तो पहला रिएक्शन हुआ, कलर चेंज दिखेगा ही नहीं, तो मैं HCl डालता जाऊंगा, फिर दूसरा रिएक्शन होने जाएगा और जब दूसरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा फिर कलर चेंज दिखेगा। तो उस केस में मैं Na2CO3 का एन फैक्टर क्या लिखूंगा? 2.
because it would have accepted 2 hydrogen. So ये चीज अब आपको यहाँ पे समझ में आएगी that from equivalence concept perspective, अगर phenolphthalein as an indicator है तो Na2CO3 का इन फैक्टर 1 रहेगा एंड मिथाइल और अगर इंडिकेटर है तो Na2CO3 का इन फैक्टर 2 रहेगा. NaHCO3 के बारे में आई कैन से कि phenolphthalein इंडिकेटर है तो उसका इन फैक्टर 0 रहेगा, क्योंकि मतलब वो रिएक्शन ही नहीं होगा उसका अगर phenolphthalein इंडिकेटर है तो. और अगर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है तो जस्ट वो सेकंड वाला रिएक्शन जो अपन ने ऑब्जर्व किया था वही रिएक्शन होगा और NaHCO3 एक H+ एक्सेप्ट कर लेगा. ये टेबल समझ में आया? यस सर. बस अब इसी चीज को इस क्वेश्चन में यूज करना है. अब आपको बोला जा रहा है कि मिक्सचर है Na2CO3 और NaHCO3 का, तो मान लो A मिलीमोल्स Na2CO3 और B मिलीमोल्स NaHCO3 है. तो अब पहले केस में बोला जा रहा है कि phenolphthalein इंडिकेटर है, ठीक है, पहले केस में बोला जा रहा है phenolphthalein इंडिकेटर है, तो उस केस में मैंने A यानी कि Na2CO3 का इन फैक्टर 1 ले लिया और B यानी कि NaHCO3 का इन फैक्टर 0 ले लिया और लिख दिया इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड. तो ये पहला इक्वेशन समझ में आया, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि x ml डाला है 1 मोलर HCl का, ठीक है, एंड HCl का इन फैक्टर तो 1 है ही सही, दैट आई थिंक एवरीवन इज कंफर्टेबल विद. देन मिथाइल ऑरेंज जब इंडिकेटर है तब Na2CO3 का इन फैक्टर 2 रहेगा और NaHCO3 का इन फैक्टर 1 रहेगा. तो ये आपके इक्विवेलेंट ऑफ बेस हो गए व्हिच इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट ऑफ एसिड. तो ये दो इक्वेशन, दो अननोन से A एंड B आ जाएंगे, AX आ जाएगा और B y-2x आ जाएगा. इज एवरीवन कंफर्टेबल? ये समझ में आ रहा है? ठीक है. अब इसके बाद ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन में अब ये पूछा जा रहा है कि हम अब इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो कितना मोल CO2 आएगा, ठीक है. तो अब ये थोड़ा सा आपको नहीं आता है, इसमें S ब्लॉक का नॉलेज लगेगा. S ब्लॉक में आपको थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स बताते हैं, ठीक है. तो या फिर सॉल्ट एनालिसिस वाला इनऑर्गेनिक में सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर में भी आपको ये सॉल्ट्स के हीटिंग टेस्ट्स बताते हैं. तो उसमें आपको बताया जाएगा कि Na2CO3 ना क्वाइट स्टेबल है एंड इट डज नॉट डिकम्पोज इजीली, ठीक है. लैब में तो नहीं होता, मतलब ऐसे 800-900 डिग्री के सेंटीग्रेड के ऊपर ही होता है. whereas sodium bicarbonate it decomposes quite easily as per the following reaction, ठीक है. तो अगर अब इसके B मोल्स थे या B मिलीमोल्स थे, नॉट एग्जैक्टली मोल्स, B मिलीमोल्स थे, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, हाउ मच CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड, B/2 मिलीमोल्स. इतना आ गया तो वो B को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, B was y-2x, तो B/2 is y-2x upon 2 और ये मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया. So these will be the moles of CO2, right? ये समझ में आया अब आपको, ठीक है. That's why it's a difficult question, काफी लंबा ट्रेन ऑफ थॉट है इसके अंदर. Right, everyone comfortable with this? आगे बढ़े. Yes, sir. All right. Then इसी की कंटिन्यूएशन में अब मैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है. सेकंड के बाद में फिर मैं थर्ड वाले पर आऊंगा. पहले सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करके देखते हैं एक बार. सेकंड क्वेश्चन में भी क्योंकि phenolphthalein इंडिकेटर यूज हो रहा है तो उसके लिए
आप नोटिस करोगे Na2CO3 का इनफैक्टर 1 रहेगा एंड Na2SO4 का इनफैक्टर 0 क्यों रहेगा? बिकॉज Na2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, ये थोड़ा कोई रिएक्शन करेगा, ये तो स्पेक्टेटर रहेगा। ठीक है, Yes, sir. अब इसमें आपको सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है लेट मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3 भी A 250 ml सोल्यूशन में, तो 25 ml सोल्यूशन में कितने हो जाएंगे मिलीमोल्स? A/10 ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में कि 250 ml सोल्यूशन का 25 ml यूज किया है। अब फिर वो जो 25 ml है उसका रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 के साथ में, तो यहाँ पर आप नोटिस करो ये आपके इक्विवेलेंट ऑफ बेस है एंड दिस इज समथिंग विच इज योर इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। इनको आपने इक्वेट कर दिया तो उससे आपको A का वैल्यू मिल जाएगा, A का वैल्यू मिलेगा तो आपको मोल्स मिल जाएंगे, मोल्स से आपको मास मिल जाएगा। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था। थर्ड क्वेश्चन में मतलब इंडिकेटर एंड ऑल नहीं मेंशन किया हुआ है और लिखा हुआ है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो Na2CO3 का इनफैक्टर कितना होगा? 2। अरे hit him. अरे hit him. Richard, oh that is yours only. Sorry. संजय म्यूट कर लो यार। All right, so coming back, Na2CO3 and HCl के बीच का रिएक्शन है, N factor of N is 1 and Na2CO3 is 2। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन लिखा हुआ है इसके लिए। मान लो इसमें इंडिकेटर दिया होता तो फिर मुझे वापस से वही चीज यूज करनी पड़ती जो मैं इसके ऊपर वाले क्वेश्चंस में यूज कर रहा था। अभी क्योंकि लिखा हुआ है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तो Na2CO3 का इनफैक्टर 2 रहेगा। तो अब डेटा दिया हुआ है, ये 25 ml इसका डेंसिटी दिया हुआ है, दिस इज 32.9 ml एंड इसका भी मतलब मोलारिटी दिया है बट थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स में दे दिया है 109.5 ग्राम पर लीटर। तो 109.5 डिवाइड बाय 36.5 करूंगा तो मोल्स आ जाएंगे पर लीटर विच इज द मोलारिटी। ठीक है, अब आपने इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट करा तो एक इक्वेशन बन गया N1 V1 M1 इज इक्वल टू N2 M2 V2। अच्छा, अब बोला जा रहा है कि यही जो Na2CO3 का सोल्यूशन था यानी कि सेम डेंसिटी का सोल्यूशन, इसका 125 ग्राम H2SO4 के साथ में न्यूट्रलाइज करा रहे हैं तो कितना वॉल्यूम लगेगा इफ H2SO4 इज 0.84 नॉर्मल। तो ठीक है, वापस से इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट करेंगे, दोनों का इनफैक्टर 2 रहेगा तो इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर दिए, एन फैक्टर इनटू अब ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कैसे आया? मास अपॉन डेंसिटी से इनटू कंसंट्रेशन C रहेगा जो पहले था इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम 0.84 इनटू V। ठीक है, तो अब ये दो इक्वेशन है आपकी, इन दोनों का डिवाइड कर दो, C कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे आप V सॉल्व कर सकते हो, आपको पता पड़ जाएगा कि कितना H2SO4 लगेगा। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया? Yes, sir. ऑल राइट, Yes, sir. ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लो HA4 में, जहां पर आपको NH4Cl का पहले NaOH के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, उससे अमोनिया गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, अमोनिया गैस इज बेसिकली ये जो NH4OH पानी में है, सॉरी अमोनिया गैस पानी में, उसको NH4OH बोल देते हैं। तो ये अमोनिया गैस लिबरेट हो गई एंड उसको फिर H2SO4 के सोल्यूशन में अब्सॉर्ब करा लिया। ठीक है, अब ऑल्दो ये जो H2SO4 का सोल्यूशन था वो पता पड़ा कि एक्सेस में है। कैसे पता पड़ा? क्योंकि उसके अगले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो बचा हुआ H2SO4 था उसको NaOH के साथ में रिएक्ट करा, राइट? तो
observing these two reactions, I can say that H2SO4 is the one that is consuming both these bases, NH4OH and NaOH. So I can quickly write an equation equating the equivalents of H2SO4 and equivalents of NH4OH plus equivalent of NaOH. Equivalent of acid is equal to equivalent of base. And from the first reaction, I can also write the equivalent of NH4OH are equal to equivalent of NH4Cl. तो वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा, ठीक है। अब इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 का डेटा दिया हुआ है कि 150 ml था 1/5 नॉर्मल, एंड NaOH का भी डेटा दिया हुआ है 20 ml था 1 नॉर्मल। तो इससे मुझे मिलीमोल्स ऑफ NH4Cl मिल जाएंगे। मिलीमोल्स ऑफ NH4Cl निकाल लेंगे तो उससे मास ऑफ NH4Cl मिल जाएगा, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0.535 ग्राम्स आ जाएगा। Now this is something which kind of creates a problem in the question, because question में ये बोला हुआ है कि हमने लिया ही 0.5 ग्राम का सैंपल था, तो उसमें 0.535 ग्राम का अमोनियम क्लोराइड कैसे आ गया? So that is a flaw in the question itself. What they have done is actually, अगर आपको आंसर मैच करना है तो NH4Cl की जगह आप Cl भूल जाओ, उसमें बस NH4 प्लस की बातें करते जाओ, तो आपको मास 0.18 ग्राम आ जाएगा और परसेंटेज प्योरिटी से बी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। But that is something which is a problem in the question. They should have specified it clearly. कि उनको 0.5 ग्राम कैसे वो हो सकता है जब अमोनियम क्लोराइड का खुद का मास 0.535 ग्राम आ रहा है। तो ये समझ में आया? Sir, I had a doubt. हाँ बोलो बिल्कुल। हाँ सर, इसमें एक्सेस H2SO4 है ना, तो हम और जो वापस रिएक्ट हो रहा है सेकंड एक और रिएक्शन में, हाँ तो सर उसको बैक टाइट्रेशन के मेथड से क्यों नहीं कर सकते कि हाउ टू फाइंड द इनिशियल अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट इन हाँ सर, मैंने भी वैसे ही किया। हाँ बिल्कुल, मैं क्या है थोड़ा सा फास्टर कर रहा था कैलकुलेशन। मतलब मैं ये लिखता यहाँ पर दैट यहाँ से नोटिस करना, मैं लिखता इक्विवेलेंट ऑफ NH4OH is equal to 150 into 1/5 minus equivalent of H2SO4 left, है ना? यस सर, ऐसे लिखता। और फिर इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लेफ्ट कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लेफ्ट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, और फिर इसी को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता, और फिर इस चीज को मैं इधर लेके आ जाता, तो वो दिख रहा है ना कि इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। यस सर, ओके। तो वो सेम ही चीज है, ठीक है। जस्ट उसको rather than going in a step by step manner, ऐसे मैंने फास्टर ओवरऑल तरीके से देख लिया। अच्छा, एंड ये कब वर्क करेगा? जब H2SO4 का एन फैक्टर दोनों केस में सेम हो, तभी वर्क करेगा। नहीं होगा तो फिर मिलीमोल्स के थ्रू जाना पड़ेगा, प्रॉपर जैसे बैक टाइट्रेशन का आपने लिखा था ना वैसे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, all right, so are we good with HA4? Anything else to be added or discussed regarding volumetric? ठीक है, if not तो फिर I will want to talk about electro। थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ देना चाहूंगा, in the sense that what is it that we'll have to do as part of the next class। ठीक है, all right, so let's talk about that now। Okay, let me first give you an overall idea about the entire chapter that we have। ठीक है, we have first of all let me put it in this way, वीडियो लेक्चर्स कितने हैं आप लोगों के पास में? Does anyone has a count? I think there's 8 or 9. नहीं, I want a definite answer.
One second. Eight. That's it. I count. ठीक है, अब द थिंग इज दैट आपके पास में 9 वीडियो लेक्चर्स होने चाहिए. ठीक है, नोटिस करना, there is link 1, link 2, link 3, link 4, link 5, link 7 and link 8. ठीक है, 8 लिंक्स है. Now this is lecture 1, this is lecture 2 and this is lecture 4. ठीक है, अगर आप रिकॉर्डिंग में जाओगे So they have given another one. हाँ, रिकॉर्डिंग में जाओगे तो डेट्स देखोगे यूट्यूब पे जाके, तो ये 15 अप्रैल है, ये 18 अप्रैल है एंड उसके बाद ये 25 अप्रैल है. ठीक है, बीच में एक्चुअली एक लेक्चर का लिंक मिसिंग है जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था. ठीक है, दिस इज देयर ऑन द ग्रुप. सो यहाँ पर you have a missing link which corresponds to lecture number 3 that happened on 22nd April. ठीक है, is everyone clear on that? Yeah. Yes, sir. ठीक है, so as a result आपके पास में now you can understand that you have 8 plus 1, 9 video lectures with you. All right, now अब as a quick background to this, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना. ठीक है, इनफैक्ट मैं यहीं पे लिख देता हूँ. ऑलराइट, सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना अब आप कि ये जो पहले 4 लेक्चर्स हैं, ठीक है, द फर्स्ट 4 लेक्चर्स which you are going to come across, they are going to talk about something called as galvanic cells. ठीक है, गैल्वेनिक सेल क्या है? इन वेरी सिंपल वर्ड्स, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है अंदर, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से वी आर एबल टू गेट करंट. ठीक है, सो इट इज लाइक एज एन एग्जांपल, आपके फोन का बैटरी जब आप वर्क कर रहे हो तो उसमें देयर इज a chemical reaction that is happening inside जिसकी वजह से potential difference generate होता है across which current flows. Then lecture 4 से लेकर lecture 6, ठीक है, here the focus would be on electrolytic cells. ठीक है, electrolytic cells are the opposite of galvanic cells. So the example would be, आपका फोन जब चार्ज हो रहा है, ठीक है, जब डिस्चार्ज हो रहा है तो वो गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है, जब चार्ज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है. एज इन एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ करंट से आप एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा रहे हो. ठीक है, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज the second part of the chapter, and then the last 2 chapters are about conductance of ions in aqueous solutions. So this is in a sense आप समझ सकते हो kind of like a separate part हो गया, which is not much related to galvanic and electrolytic,
ऑल्दो उनकी नॉलेज यहाँ पर यूज होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ की नॉलेज बिल्कुल भी यहाँ पे यूज नहीं होती है, ठीक है। बट सो एज एन एनालॉजी यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक आयनिक इक्विलिब्रियम में कैसे आपने सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स एक अपने आप में अलग सा टॉपिक है, ठीक है। इट इज नॉट मच रिलेटेड टू द pH कैलकुलेशंस दैट यू डिड बिफोर इट, हाउएवर थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत कनेक्शन बीच में एस्टैब्लिश हो जाता है इन सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस। वैसे ही क्या है यहाँ पर कंडक्टेंस वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा अलग रहेगा एज कंपेयर टू गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, बीच में थोड़ा बहुत लिंक रहेगा, थोड़ा बहुत कनेक्शन रहेगा, तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू समझ में आया आप लोगों को। नाउ एज पार्ट ऑफ प्लान फॉर नेक्स्ट वीक, or not, I should say not next week, next lecture, ठीक है, whenever this next lecture is happening, इसमें आपको वीडियो लेक्चर 1 and 2 ये दोनों देखना है, ठीक है। we will not rush through things, we will not मतलब I am not going to do this कि पहले एक बार पूरा वीडियोस देख लो और फिर आ जाओ बुकलेट करके, बिकॉज काइनेटिक्स के साथ में हम लोगों ने वो करा एंड काइनेटिक्स का मतलब आई एम अज्यूमिंग कि इतना इफेक्टिवली चीज़ें नहीं हो पाई है। एक अच्छी चीज़ ये थी कि उस टाइम पे डबल ट्रैक नहीं था, आप लोगों को एक टॉपिक केमिस्ट्री का, एक टॉपिक मैथ्स का, एक टॉपिक फिजिक्स का था, तो एटलीस्ट उसकी वजह से यू वर स्टिल एबल टू कोप अप एंड डू थिंग्स ऑन टाइम। बट अब क्योंकि वापस से आपके डबल ट्रैक्स स्टार्ट हो गए, तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल नहीं है कि आप एक साथ वीडियोस देख लो और बैठो, ठीक है। तो हम लोग ऐसे प्लान वाइज जाएंगे, जितना मुझे लगेगा कि आप कोप अप कर सकते हो उतना मैं आपको असाइन करूंगा काम, उतना आपको करना है। अच्छा, एक चीज तो मैं भूल ही गया, ये जरूर कर लेना, ठीक है, मेरे लिए कर लो प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग। डैशबोर्ड पे मॉनिटर होता है, आप लोगों का अगर अपडेट नहीं जाएगा तो it will be me who has to then face the brunt that why haven't kids of your batch played this game. Start this game, play it right away. चीजें कुछ समझ में आएंगी, कुछ नहीं समझ में आएंगी, बट धीरे धीरे you will get that comfort. जैसे फॉर एग्जांपल आप काइनेटिक्स के गेम के साथ में you will be quite comfortable, finding it very simple, basic एकदम, तो उसी तरीके से धीरे धीरे that comfort build in। अभी के लिए आप वीडियो लेक्चर्स 1 और 2 देखना, एंड बुकलेट से आई विल रिक्वेस्ट यू टू डू द फॉलोइंग टास्क। FBO में 1 से लेकर 33 एंड FBS में 1 से लेकर 7, ठीक है। दिस वुड बी सफिशिएंट बेस्ड ऑन वीडियो लेक्चर 1 एंड वीडियो लेक्चर 2, ठीक है। तो ये आप इतना एज प्लान फॉर नेक्स्ट वीक लेकर चलो। इज एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस? कुछ क्वेश्चन है किसी को इसमें, कुछ पूछना है? Before going to electrochemistry, should we go through volumetric analysis truly? सॉरी, मतलब सर जैसे सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ लें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के, क्योंकि आप बोल रहे हो उसका यूज आएगा वहाँ पे। नहीं, आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको इक्विवेलेंट क्या होता है समझ में आता है, एन फैक्टर क्या होता है समझ में आता है, इक्विवेलेंट इक्वेट करना आता है, तो ये सब बेसिक्स अगर आपके क्लियर हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द, मतलब ये एक्चुअली स्टार्टिंग में तो यूज नहीं आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाले पार्ट में जब मैं फैराडेज लॉज पढ़ाऊंगा तब इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट का यूज आता है, ठीक है। यहाँ गैल्वेनिक सेल में तो बहुत ही बेसिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन के फंडे यूज होंगे, तो वो तो एकदम ही बेसिक है, वो तो अगर आप नहीं भी पढ़ते तो भी क्लियर हो जाता, बट ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब मैं पढ़ाऊंगा तब उसमें इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो उतना बेसिक अगर आपने कर लिया है तो आपके लिए काफी है, यू डोंट नीड टू
get into the depth of the entire chapter. तो I would request you कि आज आपने जितना वॉल्यूमेट्रिक कर लिया है उतना कर लिया है. आज के बाद मतलब कल से इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बिकॉज ये दो लेक्चर हल्के नहीं है. आप सोचो कि मतलब काइनेटिक्स जैसे हो जाएंगे. काइनेटिक्स बहुत इजी चैप्टर था एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रो. अभी आप लोग करने जाओगे वीडियो लेक्चर 1 और 2 तो आपको समझ में आएगा कि भाई दिस वुड रिक्वायर मी टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम. अभी आप करके आओ ये वीडियो लेक्चर्स 1 और 2, उसके बाद भी आप लोग थोड़े से डेज एंड कंफ्यूज रहने वाले हो. ये सेल वर्क कैसे कर रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या ऊपर क्या नीचे, एवरीथिंग विल कम अक्रॉस. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है सबको? क्या करना है, कैसे करना है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So now as an additional help, let me just take out some time to brief you on the construction and working of galvanic cell. ठीक है, this is what I start in the video lectures with as well. So should we make notes right now? No, ये सब आपको वीडियो लेक्चर्स में ही देखना है. Okay, sir. Thank you. आराम से प्ले पॉज करके पूरे नोट्स वहीं पे बनाना. मैं वीडियो लेक्चर्स में भी मतलब दीज आर लाइव लेक्चर्स ओनली, तो मैं ऐसे भी डिक्टेट कराता ही हूँ जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. आई राइट ऑन द बोर्ड, तो आप वहाँ से देख लो. एंड यू विल नॉट कम अक्रॉस दैट ब्लरिंग थिंग हैपनिंग इन दीज लेक्चर्स. ये वाले लास्ट ईयर के लेक्चर्स थे. वो जो वॉल्यूमेट्रिक का मैंने आपको भेजा था वो एक्चुअली लास्ट ईयर का था. लास्ट ईयर के टाइम पे this thing got unnoticed, so this time it is being taken care of. You will find minimal such out of focus lectures. Okay, sir. Thank you. All right, so अब एक बार quickly समझ लेते हैं construction and working of galvanic cell. ठीक है, so जब आप लोग वीडियो लेक्चर्स में देखोगे तो उसमें ना आई हैव टेकन अ सिंपल एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल. देयर कैन बी वेराइटीज ऑफ गैल्वेनिक सेल एज वेल. तो उसमें एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है. अब किस तरीके से एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना. लेट मी ट्राई टू स्टार्ट the explanation with this case. अगर जिंक रॉड को मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रहा हूं तो क्या कोई रिएक्शन होगा? यस सर. राइट, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में सीखा है. हाँ, आपने जूनियर क्लास में सीखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा. A more active metal will displace a less active metal from its ions, or will displace a less active metal के ions from its solution. So you will find this reaction to be happening. Zinc solid plus CuSO4 aqueous is going to give you copper solid plus ZnSO4. Now, if you will notice, this is a redox reaction. Zinc इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है एंड कॉपर इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है. ठीक है. However, what we have in front of us is not the design of a cell. It is simply a redox reaction happening right at this boundary, right at this periphery, and यहीं पर इलेक्ट्रॉन्स लिए और दिए जा रहे हैं. And there is no way for me to extract those electrons and use them for some other purpose. तो ये एक spontaneous chemical reaction हो रहा है, but the way in which it is happening is not something which is suitable for me to be able to get electrical work out of it, non-mechanical work or electrical work out of it. ठीक है. Now
let us come to a way in which this can be achieved in a manner, the same reaction can be achieved in a manner जहां पर we are able to extract electrons and use them for doing work. ठीक है, तो यहाँ पे notice करना. So I'll start with a simple explanation of a phenomena that occurs between a metal and its solution. ठीक है, अगर हम लोग मेटल को उसके आयंस के सॉल्यूशन के साथ में रखेंगे तो ये ऑब्जर्व करा गया है that an equilibrium gets established between the metal and its ions right at the boundary जहां पर ये दोनों फेज आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब the thing is that this occurs to a very small extent and equilibrium establish हो जाता है. Now some metals, ठीक है, based on their fundamental properties like ionization energy, electron affinity, like hydration energy, based on these fundamental properties, some elements or some compounds have a greater tendency to go in forward direction, which is what we are going to call as oxidation. ठीक है, जैसे जिंक जो है उसकी टेंडेंसी टिपिकली ऑक्सीडेशन करने की होती है, लाइक टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, एंड सर्टेन एलिमेंट्स, ठीक है, वुड हैव अ टेंडेंसी टू गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, मेटल आयन विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड गो इनटू मेटल फॉर्म, लाइक कॉपर. नाउ जब आप वीडियो लेक्चर्स देखोगे तो उसमें मैंने इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, highlighting the fact that these tendencies are always relative. ठीक है, these tendencies are always relative. For example, copper versus zinc के कंपैरिजन में zinc ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी शो करेगा और कॉपर रिडक्शन की टेंडेंसी शो करेगा. कॉपर 2+ आयन आई शुड से. एंड यही कंपैरिजन अगर मैं कॉपर और सिल्वर के बीच में करूं तो सिल्वर विल शो अ टेंडेंसी टू अंडरगो और सिल्वर आयंस विल शो अ टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन while the copper ions will show a tendency to undergo oxidation. ठीक है, आई एम श्योर दैट रिडक्शन ऑक्सीडेशन में आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं वापस से समझाता हूँ. यहाँ पे लिख देता हूँ, से जिंक और कॉपर का सेटअप साथ में है. ठीक है, तो इस केस में द टेंडेंसी इज जिंक अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड कॉपर अंडरगोज रिडक्शन. बट अगर यही कॉम्बिनेशन मैं कॉपर और सिल्वर के बीच में ऑब्जर्व करूं तो उसमें कॉपर शोज अ टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, हाँ, एंड सिल्वर shows a tendency to undergo reduction. तो ये relative tendencies होती हैं. Now with this background in mind, notice करना, अब हम एक सेल के सेटअप की तरफ मूव कर रहे हैं. So I have a compartment here जहाँ पे जिंक रॉड है एंड जिंक 2+ आयंस का सोल्यूशन है. ठीक है, ड्रॉ इट, थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ करते हैं.
आई हैव अ जिंक रॉड एंड यहाँ पर जिंक 2+ आयंस का सोल्यूशन है, एंड यहाँ पर कॉपर रॉड है एंड कॉपर, अरे कॉपर 2+ आयंस का सोल्यूशन है, ठीक है। नाउ इसकी रिलेटिवली ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी है, तो ये जिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है एंड कॉपर is undergoing a reduction to give you copper solid, ठीक है। तो अब नोटिस करना ये क्या होता जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स बनता जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है, मतलब देना चाह रहा है, और ये एक इलेक्ट्रॉन का सिंक बनता जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, ठीक है। अभी दोनों अलग अलग है, आइसोलेटेड है, तो ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर चुके हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये होए जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है। बट अगर मैं इनको एक कनेक्शन प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं फ्रॉम सोर्स टू सिंक। संजय, क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे? यस सर। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे, ये सोर्स है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सोर्स है, ये नेगेटिव चार्ज रहेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, एंड यहाँ पर ये कॉपर 2+ आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं। नो, अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है, राइट। यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पर ये जिंक जो रॉड है ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स जरूर है, बट अभी कैसा है, सॉल्यूशन के अंदर जो जिंक आयंस हैं वो अभी जाने नहीं देंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। दे आर गोइंग टू कीप दोज इलेक्ट्रॉन्स ऑन होल्ड। वैसे ही ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन मान लो, तो कॉपर 2+ आयंस रॉड पे आ गए, ठीक है, बट लेट मी यूज द सेम कलर्स। कॉपर 2+ आयंस रॉड पे आ गए, तो रॉड पे पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई, बट सोल्यूशन के अंदर क्या हो गया, बचे हुए सल्फेट आयंस जो है वो नेगेटिव पोलैरिटी लेके बैठे हैं ना। So the thing is that we need to find a way to complete this circuit and ensure that these solutions, these respective solutions are neutral. तो उसके लिए फिर काम आता है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। दिस इज अ डिजाइन मार्वल। तो अब इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, एज यू कैन एक्सपेक्ट, सॉल्ट है, कटायन अनायन प्रेजेंट है, एंड ये ब्रिज है क्योंकि ये दो पार्ट्स को, दो साइड्स को ज्वाइन कर रहा है। तो अब इस सॉल्ट में से नोटिस करना, यहाँ पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अनायंस इधर फ्लो करना शुरू करेंगे, और इधर एक्सेस नेगेटिव आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कटायंस इधर फ्लो करना शुरू करेंगे। तो इससे मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, दिख रहा है, ये जिंक से कॉपर रॉड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मतलब मेरा करंट किस तरफ जा रहा है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एक्सटर्नल पार्ट ऑफ सेल हो गया जिसमें करंट इज गोइंग फ्रॉम, आवाज कट गया। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आई। वो देखो अभी कैसा है ना, कि हो सकता है मेरा बैंडविड्थ खराब हो सकता है तुम्हारा बैंडविड्थ खराब हो। इसी के लिए मतलब यू काइंड ऑफ टेक इट एज अ ब्लेसिंग कि तुम लोगों के पास में वीडियो लेक्चर्स हैं, अदरवाइज पीपल अक्रॉस द कंट्री आर स्ट्रगलिंग विद ऐसे लाइव लेक्चर्स। मतलब देयर इज नो गारंटी ना, कभी मेरा बैंडविड्थ कभी तुम्हारा बैंडविड्थ, बहुत दिक्कतें आ रही है, ठीक है।
So Could you coming repeat back, about the salt bridge? हाँ, कमिंग बैक, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन्स ये ऊपर के पार्ट में, बाहर के पार्ट में ऐसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, मतलब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। एंड अंदर के पार्ट में ऑब्जर्व करना, अंदर के पार्ट में क्या हो रहा है, ये जो अनायंस हैं ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट इनके ऑपोजिट जा रहा है, और कटायंस इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कटायंस के डायरेक्शन में ही करंट जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट रहता है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है, बाहर के पार्ट में इधर कॉपर से जिंक की तरफ, और अंदर के पार्ट में करंट जा रहा है जिंक से कॉपर की तरफ। तो ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। एंड इस सर्किट में आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सटर्नल वायर के थ्रू जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बल्ब लगा दूंगा तो बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। सो आई कैन सी नाउ, एंड आप भी नोटिस करना यहाँ पर, इफ यू नोटिस the overall reaction is the same, that zinc solid plus copper 2 plus is giving zinc 2 plus plus copper solid। ये वही रिएक्शन है जो मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर लिखा था। That same reaction is occurring, but the design marvel here is that you are able to extract electrons via an external circuit and use them for an electric work. You have created a potential difference across which electrons are flowing that can be used to do non-mechanical work. ये समझ में आया सबको? सर वो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है, हाँ, फॉरवर्ड होप के नीचे ये नहीं होगा, मतलब प्रेसिपिटेट नहीं होगा उसका? क्या नहीं होगा? वो जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है हम्म, वो करोड़ से उसका यूज अप होके उसका प्रेसिपिटेट नहीं होगा? हाँ हाँ, तो ओके, जैसे जैसे सेल चल रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे ये जिंक का रॉड पतला होता जाएगा और कॉपर का रॉड मोटा होता जाएगा, क्योंकि इस पे कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है, ठीक है। अब ये सेल कब काम करना बंद कर जाएगा, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, ठीक है। अब क्योंकि इसका जो K होता है वो बहुत बड़ा वैल्यू होता है, तो वो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा व्हेन द लिमिटिंग पार्ट, इनमें से जो भी लिमिटिंग होगा वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, या फिर ये सॉल्ट ब्रिज के आयंस खत्म हो जाए। तो any of those things happens first, the cell will stop working then. So what is salt bridge made of? Sorry? What is the salt bridge made of? ये ग्लास का ट्यूब रहता है, ग्लास के ट्यूब के अंदर सॉल्ट रहता है, से KNO3, ये सबसे कॉमन एग्जांपल है, और इसके अंदर जो सॉल्ट ट्रांसपोर्ट करने के लिए मीडियम रहेगा वो एक स्पेशल मीडियम रहता है, मतलब जेलेटिन का या ऐसे अगर अगर करके एक विस्कस फ्लूइड होता है या जेल होता है एक्चुअली, जिसको यहाँ पे भरा जाता है, उसके थ्रू आयंस फ्लो कर सकता है। सर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वो डबल चार्ज लेयर्स की वजह से हो रहा है ना? हाँ, वो मतलब सेकंड लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, सेकंड लेक्चर में मैंने पोटेंशियल के ऊपर बात किया है, फर्स्ट लेक्चर में तो मैंने पोटेंशियल के ऊपर बात नहीं करा है, मैंने सिंपल कंस्ट्रक्शन समझाया है। एक एक करके कॉन्सेप्ट समझते हैं तो बेटर रहता है। पहले लेक्चर में बेसिक आइडिया, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है। नहीं सर, पूरे सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डबल लेयर की वजह से है ना, वो मेरा डाउट है। नहीं, वो इंडिविजुअल, देखो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है, और दोनों का कॉम्बिनेशन इज व्हाट इज यू आर सीइंग एज द ओवरऑल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। आपने ऐसे बचपन में
पता नहीं बचपन में करोगे या आगे जाके करोगे, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ाएंगे तो ऐसा रहेगा ना, मतलब मान लो ये 5 वोल्ट की एक बैटरी है और आप इसके सीरीज में 5 वोल्ट की एक और बैटरी लगा देते हो, तो क्या होता है, ये नेट 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है ना। तो ये मतलब उसी तरीके से है कि यहाँ पर दोनों हाफ सेल का अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड व्हाट वी आर सीइंग एज अ सेल पोटेंशियल, वो मैं सेकंड लेक्चर में बात करा है उसके बारे में, इज द ओवरऑल सेल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द टू। ओके सर। और सर वो जो आपने एजी और सीयू का एग्जांपल दिया था, वो हमें याद करनी है, वो सीरीज जो आपने सेकंड लेक्चर में जिसके बारे में बोला है? नहीं, आपको सीरीज नहीं याद करनी है, आपको मतलब वो के कंपैरिजन में वो एजी अगर एनसीईआरटी की वो सीरीज देखें तो उसमें एजी नीचे और कॉपर ऊपर है, मतलब कॉपर अभी भी रिड्यूस होगा और एजी अभी भी ऑक्सीडाइज होना चाहिए, बट आपने नहीं 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 नहीं, सीधे नीचे ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो बुक टू बुक चेंज होता जाता है। एनसीईआरटी में एसआरपी वैल्यूज लिखी हुई है और वो एसआरपी वैल्यूज में दे आर काइंड ऑफ इन आई शुड से पॉजिटिव ऊपर है और नेगेटिव नीचे है, तो नीचे वाले मेटल्स ज्यादा एक्टिव हैं। तो कॉपर नीचे और सिल्वर ऊपर है, तो कॉपर मोर एक्टिव है सिल्वर से। तो कॉपर नहीं सर, कॉपर ऊपर है और सिल्वर नीचे है। अरे नहीं रे, कॉपर का ऐसा 0.34 है और सिल्वर का 0.78 है। सिल्वर का आपने कॉपर का, एक मिनट, आपने शायद ये वाला देख लिया होगा। ओके हाँ, मैंने AgCl देखा, ठीक है। Okay. हाँ, वो आपने AgCl का देख लिया होगा, AgCl का नहीं, Ag का देखो, वो आपको मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का आपने देख लिया। ठीक है, सो एनीवेज आज के लिए इतना काफी है। यू गाइस फोकस ऑन नाउ कंप्लीटिंग दीज 2 लेक्चर्स। हैवी कंटेंट है, फोकस लगेगा, मल्टीपल टाइम्स लेक्चर आगे पीछे करके देखने पड़ेंगे। जिन्होंने देख लिए हैं उनको ये चीज ऑलरेडी समझ में आ रही होगी। सो जितना आप ढंग से पढ़ के आओगे उतना यूजफुल डाउट डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए क्लोज करें सेशन। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है गाइस, ओके सर, थैंक यू। Thank you, sir. चलो, ऑल राइट, थैंक यू गाइस, बाय बाय।